सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीटीआई का सिलेबस है, यूनिट नंबर 2 है और निशुल्क आपके साथ यूट्यूब के ऊपर हम कंटेंट जो है वो शेयर कर रहे हैं। ये क्लासेस प्री बीपीएड, प्री एमपीएड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के साथ साथ जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं राजस्थान के अतिरिक्त, उनमें टीजीटी और पीजीटी सबके लिए ये क्लासेस उपयोगी साबित होंगी। तमाम जो मेरे साथी इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक गुजारिश आपसे, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर क्लासेस आपको पसंद आती हैं, कंटेंट आपको ठीक लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी कुछ है वो कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इन कक्षाओं को साझा जरूर कीजिए ताकि खूब संख्या में विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित हो सकें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टेनिस है। आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। खूब सारे गेम अभी तक हम कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं लगभग 12-13 के आसपास गेम हम YouTube के ऊपर कर चुके हैं और अगर कोई विद्यार्थी पहली बार इस कक्षा को देख रहा है तो इसी प्लेलिस्ट में वो अन्य गेम्स को भी जाकर देख सकता है। चलिए शुरू करते हैं। खेल का मूल नाम लॉन टेनिस था। जो आप गेम देख रहे हैं टेनिस, इसको मूल रूप से लॉन टेनिस कहा जाता था। हालांकि अभी इसको सिर्फ केवल टेनिस के रूप में जाना जाता है। पहले इसको लॉन टेनिस के रूप में जाना जाता था, अभी केवल इसको टेनिस के रूप में जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में प्रथम बार फ्रांस में लॉन टेनिस खेला गया। यानी कि फ्रांस जो है वो देश आप कह सकते हैं जन्मस्थली है इस गेम की। खेल के विकास का श्रेय मेजर डब्ल्यूसी विगफ्रिड को दिया जाता है। मेजर डब्ल्यूसी विगफ्रिड को दिया जाता है। तो ये एक तथ्य यहाँ रखना, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखना, मेजर डब्ल्यूसी विगफ्रिड। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि टेनिस की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में उत्तरी फ्रांस के मठों में हुई थी, लेकिन तब गेंद को हाथ से हथेली से मारा जाता था, इसलिए इसका नाम ज्यू डे पॉम हथेली का खेल पड़ा। ज्यू डे पॉम खेल, जब हमने टेबल टेनिस के बारे में बात की तो हाँ हमने देखा कि ज्यू डे पॉम नाम से जो खेल है उसी खेल से बैडमिंटन, उसी खेल से टेबल टेनिस और उसी खेल से हमारा जो लॉन टेनिस या फिर टेनिस है, ये तीनों के तीनों खेल इसी एक प्राचीन खेल से विकसित हुए हैं। और ये खेल कैसा था कि आप दो व्यक्ति हैं या फिर दो व्यक्ति हैं, वो गेंद को यहाँ से वहाँ बीच में रैली चला रहे हैं, एक दूसरे की तरफ गेंद को धकेल रहे हैं, लेकिन वो हथेली से, उनके पास कोई रैकेट नहीं हुआ करते थे, वो सिर्फ हथेली से ये गेम को खेला करते थे। तो ये हथेली का खेल ज्यू डे पॉम नामक खेल जो है, इसी से टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल जो है वो बने हैं। टेनिस शब्द 14वीं शताब्दी के मध्य में फ्रेंच से एंग्लो नॉर्मन शब्द टेनेज के माध्यम से अंग्रेजी में प्रयोग में आया, जिसका अनुवाद होल्ड या प्राप्त करो या लो है। सर्वर से उसके प्रतिद्वंदी को एक कॉल जो यह संकेत देती है कि वह सर्विस करने वाला है। ये जो शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं टेनिस, टेनिस का मतलब है कि तैयार हो जाइए, आपके पास गेंद आ रही है, आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, गेंद को प्राप्त करने के लिए। तो ये टेनिस नाम से एक कॉल हुआ करती थी फ्रेंच में, उसी नाम को रूपांतरित करते करते टेनिस शब्द जो है वो बना है। तो आप यहाँ पर मूल रूप में इसकी उत्पत्ति के बारे में ये कह सकते हैं, इस गेम की स्थापना के बारे में कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है, इसकी जड़ें जो है वो कहीं ना कहीं फ्रांस में रही होंगी। यहाँ पर आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो ज्यू डे पॉम से जब लॉन टेनिस बना है तो उसके संबंध में यहाँ पर आप तस्वीरें जो है वो देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय या फिर इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज की। इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडीज की तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, अब यहां पर आप देख रहे हैं ITF, प्राचीन समय के अंदर खूब जब इसकी स्थापना हुई होगी तो इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन के नाम से एसोसिएशन थी, उसके बाद इसका नाम जो है वो चेंज हुआ है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। स्थापना इसकी 1913 में हुई है। मुख्यालय इसका कहां पर? लंदन में है। मुख्यालय कहां पर इसका? लंदन में है। भारत की बात करें तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल भारतीय टेनिस संघ, स्थापना 1920 लाहौर में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई? लाहौर में हुई। मुख्यालय पूर्व में कोलकाता तथा 1996 से नई दिल्ली में है। पहले मुख्यालय कहाँ गया? कोलकाता गया और कोलकाता से फिर कहां पर आया? नई दिल्ली में आया है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन है। यहां पर आप इन दोनों के लोगो भी देख रहे हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के लोगो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनकी एब्रीविएशन है यहाँ पर ITF। इनके फुल फॉर्म ध्यान रखना, जितने भी नाम आ रहे हैं, चाहे जूडो के हैं, चाहे हैंडबॉल के हैं, चाहे हॉकी के हैं, मिलते जुलते नाम आपको मिलेंगे। 4 अक्षरों वाले नाम एक तरफ कर लेना, 2 अक्षरों वाले नाम एक तरफ कर लेना और 3 अक्षरों वाले नाम एक तरफ कर लेना। इनको इसी तरह से याद कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि वर्ड एथलेटिक्स या फिर वर्ड एक्वेटिक्स, ये 2 शब्दों के नाम है तो इनको अलग कर लो। इसके अलावा जो 3 वाले नाम है, इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ हॉकी, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है या फिर जूडो के फेडरेशन है, उनको अलग कर लीजिए। 4 अक्षरों वाले नाम है, चाहे बास्केटबॉल है, चाहे फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, इनके नामों को अलग कर लो। तो 2 के नाम अलग कीजिए जिनके 2 शब्दों में है, 3 शब्दों में, 4 को, इन सबको इसी तरह से अरेंज करके आप लिखिए ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ पर क्योंकि मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं है, तो इस मुख्यालय के संबंध में थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बहुत कम मुख्यालय हैं जो स्विट्जरलैंड के अतिरिक्त अन्य कहीं पर है, अन्य कहीं शहरों पे है। तो वहां पर एक लंदन भी है जिसका संबंध टेनिस से है। तो ये मुख्यालय या फिर ये हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। भारत के मुख्यालय लगभग नई दिल्ली में, नई दिल्ली से बाहर जो है उनको आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर आपको ज्यादा इतना कष्ट नहीं होगा नई दिल्ली को याद रखने में। वर्तमान अध्यक्ष अनिल जैन है और स्थापना वर्ष ध्यान रखने इनके 1920 लाहौर में इसकी स्थापना होती है। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, अखिल नाम अंग्रेजी में याद कीजिए, एसोसिएशन के नाम जो अंग्रेजी में याद कीजिए, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा तो ITF पूछा जाएगा, ITF की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। वहां पर हिंदी में फुल फॉर्म आपको या फिर हिंदी में पूछा जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अंग्रेजी वाले नाम सारे के सारे आपने याद करने हैं, हिंदी के नामों को आप छोड़ सकते हैं। अंग्रेजी के सारे नाम याद करने हैं, एसोसिएशन के सारे नाम अंग्रेजी में आपको याद होने चाहिए। ये अनिवार्यता है, ये अनिवार्यता है। अगर यहाँ से प्रश्न आता है और आप चाहते हैं कि आप प्रश्न को ठीक करें, तो जरूरी है कि आप अंग्रेजी में एसोसिएशन और फेडरेशंस के नाम याद रखें। आगे बढ़ते हैं। 1923 इतिहास के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और यहां पर देखते हैं। 1923 में टेनिस के आधिकारिक नियमों को अपनाया गया जो 1 जनवरी 1924 से प्रभावी हुए। यानी कि यहां पर आप इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन को देख रहे हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने प्रथम बार जब नियमों को अपनाया या फिर नियमों को बनाया या फिर नियमों को यूनिवर्सल किया कि सबके लिए एक जैसे नियम लागू होने चाहिए, तो वो 1923 में किए, जो प्रभावी कब हुए? 1924 वर्ष जो है कैलेंडर वर्ष के प्रथम दिवस से ये लागू हुए। 1924 में पेरिस ओलंपिक खेलों में गड़बड़ी और अव्यवस्था के बाद, यहां पर आप नाम जो देख रहे हैं, इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन ने 1928 के ओलंपिक में भाग न लेने का फैसला किया। बहुत लंबे समय तक इनके बीच में विवाद चलता रहा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच में, और चाहे आप चेस की फेडरेशन मानिए, चाहे आप टेनिस की फेडरेशन मानिए, इनके बीच में एमेच्योर और प्रोफेशनल खिलाड़ी को लेकर विवाद चलता रहा। तो 1924 में जो गड़बड़ी हुई, जो अव्यवस्था हुई, उसके बाद इन्होंने फैसला लिया कि हम 1928 के ओलंपिक से भाग नहीं लेंगे। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन मुख्यालय लंदन चला गया। टेनिस ओलंपिक में शामिल कब हुआ? बाद में जाकर 1988 सियोल में शामिल हुआ है। टेनिस 1896 से 1924 तक ओलंपिक में शामिल रहा है। आपको याद होना चाहिए कि जो 1900 के ओलंपिक हुए हैं पेरिस में, उन 1900 के पेरिस ओलंपिक में जब महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया है, तो भाग लेने में एक टेनिस भी खेल था जिसे महिलाओं ने भाग लिया था। तो टेनिस शुरुआती ओलंपिक से लेकर 1924 तक रहा है। 1928 से इन्होंने फैसला लिया कि हम शामिल नहीं होंगे ओलंपिक में, और फिर दोबारा जाकर कब वो शामिल हुए? 1988 में शामिल होते हैं। तो इस इतिहास के संबंध में ये भी ध्यान रखना, 1896 से लेकर 1924 तक ये शामिल थे, फिर 1928 से लेकर 1984 तक ये शामिल नहीं थे। पुनः तब कब शामिल हुए? 1988 सियोल ओलंपिक में शामिल हुए हैं। सियोल ओलंपिक में शामिल हुए हैं। ये जो आप इंफॉर्मेशन यहां पर देख रहे हैं, ये आप सूचना यहां पर जो देख रहे हैं, ऐसा मान लीजिए कि पूरी क्लास में सबसे महत्वपूर्ण सूचना यही है। हर गेम की कुछ विशेषता है। जैसे फुटबॉल से अगर प्रश्न आएगा तो फुटबॉल से प्रश्न आएगा मेजरमेंट से, हॉकी से प्रश्न आएगा तो ज्यादातर संभावना मेजरमेंट से, मेजरमेंट के अलावा जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं या फिर ओलंपिक के साथ उसका इतिहास है, वहां से प्रश्न आ सकता है। क्रिकेट से आमतौर पर जो प्रश्न आता है वो खिलाड़ियों से संबंधित आता है, कोई रिकॉर्ड से संबंधित आता है, हैट्रिक किसने पहले ली है, या फिर पुस्तकों से संबंधित पूछ लिया गया, कोई स्टेडियम पूछ लिया गया, वो प्रश्न वहां से आते हैं। अगर बैडमिंटन से प्रश्न आता है तो बैडमिंटन से प्रश्न आमतौर पर कार्ड से संबंधित पूछा जा सकता है, या जो ट्रॉफीज हैं वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह से बास्केटबॉल मेजरमेंट से संबंधित और ग्राउंड की मेजरमेंट और रिंग से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर जब टेनिस की बात करें तो टेनिस में जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित ज्यादा पूछे जाते हैं। हर गेम के अंदर आपको पहचान करनी है कि पारंपरिक रूप से कहां प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेनिस के अंदर जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी इंफॉर्मेशन से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सट्टा खेलना चाहते हैं या फिर आप जुगाड़ लगाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि इस पेज को आप अच्छे से याद कर लीजिए और
उम्मीद रहती है कि आपका प्रश्न यहीं से पूछ लिया जाए। टेनिस के साल में 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं। वैसे तो खूब सारे टूर्नामेंट यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, लेकिन 4 बड़े टूर्नामेंट है जिनको ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 4 प्रमुख टूर्नामेंट है। अब इन टूर्नामेंट के संबंध में प्रश्न बनने की संभावना है, या फिर खास बात यह है कि तो इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। सभी के सभी जो टूर्नामेंट है वो 100 साल से ऊपर की अवधि निकाल चुके हैं और हर साल ये हो रहे हैं, हर वर्ष ये आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा इनका एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम के अंदर ही आयोजित किए जाते हैं कि वर्ष के सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद आप विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन। तो ये क्रम चलता है, उसी क्रम के अंदर आयोजित होते हैं। इसके अलावा कहाँ पर ये आयोजित हो रहे हैं, कैसे टर्फ के ऊपर ये आयोजित हो रहे हैं, वो भी एक खास रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनके संबंध में देखते हैं। यहाँ पर टेनिस के 4 बड़े जो टूर्नामेंट है उनको ग्रैंड स्लैम कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना, ग्रैंड स्लैम का संबंध किसके साथ है? टेनिस के साथ है। उसके बाद सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो शहर है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ओपन होता कहां पर है? मेलबर्न में होता है। किस शहर के अंदर होगा? मेलबर्न में होगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। कौन से महीने में आयोजित होता है? जनवरी के महीने में। और कोर्ट कैसा होता है? हार्ड कोर्ट होता है। हार्ड कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट जो है वो हार्ड कोर्ट यहाँ पर रहेगा। हार्ड कोर्ट होगा, जनवरी का महीना होगा, मेलबर्न शहर होगा, और ऑस्ट्रेलिया ओपन इसका नाम है। और साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ये है। फ्रेंच ओपन, उसके बाद अगला जो टूर्नामेंट होगा फ्रेंच ओपन। अभी हाल फिलहाल जब आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है उस समय फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट चल रहा है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ है। तो फ्रेंच ओपन कहाँ हो रहा है? पेरिस में होता है, फ्रांस। फ्रेंच ओपन नाम फ्रांस, लेकिन होगा कहाँ पर? पेरिस में। और मई जून में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। मई जून में ये टूर्नामेंट होता है। और इस टूर्नामेंट की जो सबसे खास बात है, या फिर यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला टूर्नामेंट कौन सा है? क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो वो कौन सा है? फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन है जो क्ले कोर्ट, जो लाल रंग की मिट्टी पर खेला जाता है। लाल रंग की मिट्टी या फिर क्ले पर खेला जाता है। ध्यान रखना है, क्ले कोर्ट पर ये एक ही टूर्नामेंट हो रहा है, बाकी क्ले कोर्ट पर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद विंबलडन, अगला जो टूर्नामेंट है विंबलडन। विंबलडन के अंदर कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हिंट मिल रहा है, फ्रेंच हिंट मिल रहा है, यूएस हिंट मिल रहा है कि कौन से देशों में हो रहे हैं। यहाँ पर विंबलडन में कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है कि ये लंदन इंग्लैंड में हो रहा है। ये कहाँ? लंदन, और लंदन इंग्लैंड में हो रहा है। कब होगा ये टूर्नामेंट? जुलाई में होगा। और कैसी सरफेस कैसी होगी जहां पर ये खेला जाएगा, यानी कि कैसे ग्राउंड के ऊपर होगा? अब ग्राउंड तो वही है टेनिस का, लेकिन उसकी जो सतह है, सरफेस है, वो सरफेस चेंज होती है। कई बार सिंथेटिक होती है, कई बार घास होती है, कई बार क्ले होती है, तो उसको चेंज करते रहते हैं। तो ये होगा ग्रास में खेला जाता है। ये किस में खेला जाता है? ग्रास में खेला जाता है। और यहाँ पर आप भारतीय के रूप में आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, या फिर आप विराट कोहली, खूब सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने जब विंबलडन टूर्नामेंट होते हैं तो लंदन में अपनी उपस्थिति वहां पर देते हैं। और जब अभी विराट कोहली और ये रिटायर हुए हैं तो विंबलडन का जो ऑफिशियल पेज है उन्होंने उनके लिए पोस्ट भी किए हैं। फिर बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन कौन से शहर में होगा? न्यूयॉर्क में होगा, अमेरिका में। और ये अगस्त और सितंबर में होता है, और हार्ड टेको टर्फ के ऊपर ये खेला जाता है। ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? क्ले कोर्ट महत्वपूर्ण है, ग्रास महत्वपूर्ण है। इन चारों का क्रम महत्वपूर्ण है। साल की शुरुआत में कौन हो रहा है और अंत में कौन हो रहा है, ऐसा पूछा जा सकता है। या फिर आपको क्रम दिया जा सकता है कि कौन सा टूर्नामेंट किस क्रम में हो रहा है, कौन सा ग्रैंड स्लैम किस क्रम में हो रहा है। एक बात यहां पर और ध्यान रखनी है, हालांकि करंट मैंने यहां पर ऐड नहीं किया है, और इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये क्लासेस जो है वो खूब लंबे समय तक आपके काम आ सकती हैं, यानी कि अगले साल तक काम आ सकती है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इनमें करंट ऐड नहीं किया है। जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, या जब भी आप पेपर देने जाएं, तो उस वर्ष में ये जो चारों टूर्नामेंट, अगर मान लीजिए कि आप सितंबर में पेपर देने जा रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन, पेरिस और विंबलडन, इन तीनों के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। यानी कि पुरुष वर्ग में, एकल में, महिला में, एकल में और युगल में, डबल्स में कौन कौन जीत रहा है, किस किस ने, कौन कौन विजेता रहा है, ये जानकारी आपको होनी अनिवार्य है। ये जानकारी आप यहां पर देख के जाइए, यहां से ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, पहले मैं आपको ये सूचित कर दे रहा हूं। विंबलडन, जिसको ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप भी कहा जाता है, ये प्रारंभ कब हुई? 1887 पुरुषों के लिए और 1887 पुरुषों के लिए और 1884 महिलाओं के लिए शुरुआत हुई है। इसे टेनिस का मक्का भी कहा जाता है। इसे टेनिस का मक्का भी कहा जाता है। किसको? विंबलडन को कहा जाता है। इसी तरह से 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ और 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ। अब फ्रेंच ओपन को
क्ले कोर्ट पर सबसे ज्यादा विजेता कौन रहा है? राफेल नडाल रहे हैं, राफेल नडाल रहे हैं। राफेल नडाल को क्या कहा जाता है? फ्रेंच ओपन का बादशाह कहा जाता है, या फिर किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। सबसे ज्यादा उन्होंने अपने जो ग्रैंड स्लैम है वो कहाँ जीते हैं? फ्रेंच ओपन में जीते हैं। क्ले कोर्ट पर उन्होंने सबसे ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फ्रेंच ओपन का बादशाह या फिर किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी इनको कहा जाता है। तो ये व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, बहुत महान खिलाड़ी हैं। अभी जब ये मैं कह रहा हूँ कि टूर्नामेंट शुरू हुआ तो अभी वो चारों के चारों जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिसमें नडाल हैं, फेडरर हैं, एंडी मरे नाम से खिलाड़ी हैं, और ये सारे के सारे खिलाड़ी जो है वहां पर टूर्नामेंट की शुरुआत में उपस्थित थे। सारे के सारे शुरुआत में उपस्थित थे। तो राफेल नडाल जो है वो भी अभी जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है उसमें उपस्थित ये थे। तो ध्यान रखना आपने, अगर इनका क्रम देखे तो सबसे पहले विंबलडन शुरू हुआ है। अगर इनके शुरुआत की अगर क्रम देखे तो सबसे पहले विंबलडन शुरू हुआ है 1 नंबर पर, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन, सॉरी उसके बाद यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू हुआ है। अगर स्थापना की बात करें, अगर टूर्नामेंट के शुरुआत की या फिर स्थापना की बात करें, तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ये क्रम भी ध्यान रखना है, और ये क्रम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन कौन से शहरों में हो रहे हैं ये ध्यान रखना है, कौन से सरफेस पे हो रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये तो है बेसिक जानकारी जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनकी शुरुआत कब हो रही है और इनके क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं कि वर्ष में, कैलेंडर वर्ष में सबसे पहले कौन सा ग्रैंड स्लैम आयोजित हो रहा है, उसके बाद कौन सा हो रहा है। ये सारे के सारे क्रम आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे के सारे क्रम आपको ध्यान रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी, जरूरी सूचना है, जरूरी सूचना है, जरूरी सूचना है। और सूचना क्या है कि अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आप नवीनतम जानकारियों के साथ अपने आप को अपडेट रखें, नवीनतम कंटेंट हो, बहुत बढ़िया आपके पास क्वेश्चंस मिले, आपको बहुत अच्छे से पेश की हुई जानकारी मिले, आपको पढ़ने में थोड़ा आसान हो, आपकी रास्ता थोड़ा आसान हो जाए, सुगम हो जाए, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गूगल पर जाएंगे, गूगल लेंस में जाकर आप सर्च कीजिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, आप टेलीग्राम खोलिए, टेलीग्राम खोलकर सर्च टैब पर जाइए और वहां पर @PTI_exams नाम से भी आप सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। तो आप अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए खूब उपयोगी साबित होगा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है? रामनाथन कृष्णन को मिला है। ये व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है। जितने भी नाम होते हैं, खासतौर पर जो पहले पहले व्यक्ति हैं, उनके संबंध में मैं हमेशा कहता हूं कि आपने इन व्यक्तियों के नाम ध्यान रखने हैं। अर्जुन पुरस्कार जिसको भी मिला है उन व्यक्तियों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर गेम के महत्वपूर्ण है। तो यहां भी आपने ध्यान रखना है, टेनिस के संबंध में रामनाथन कृष्णन आपने ध्यान रखना है। टेनिस से प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खेल पुरस्कार लिएंडर पेस को मिला है। यहां पर आप तस्वीर लिएंडर पेस की देख रहे हैं। टेनिस में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? नरेश कुमार। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला है। और टेनिस में कुल नियम कितने हैं? 31। ये जानकारी कब अपडेट कर लीजिए, आपके नोट्स में हो सकता है ये नहीं हो। टेनिस में कुल नियम कितने हैं? 31 नियम है। टेलीग्राम चैनल पर अभी कल परसों ही एक जानकारी जो है वो डाली गई थी, कल परसों ही एक जानकारी डाली गई थी जिसमें बताया गया था कि किस खेल में कितने कितने, किस खेल में कितने कितने कुल नियम है, किस खेल में कुल कितने कितने नियम है। टेलीग्राम चैनल पर अभी कल परसों ही ये जानकारी जो है वो पोस्ट की गई थी। जैसे फुटबॉल में आप यहां पर देख पा रहे हैं, फुटबॉल में 17 नियम, क्रिकेट में 42 नियम, बास्केटबॉल में 8 नियम, टेनिस में 31, बैडमिंटन में 17, वॉलीबॉल में 30, हैंडबॉल में 18, शतरंज में 14, कुश्ती में 12 चैप्टर्स हैं, उसके बाद आर्टिकल 56 है। तो इस तरह की खूब जानकारी जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेनिस में कुल नियम कितने हैं? 31 कुल नियम है। टेनिस में कुल नियम कितने? 31 कुल नियम है। फिर बात करते हैं मेजरमेंट की, फिर बात करते हैं मेजरमेंट या फिर मापन की। कुछ इस तरह का आपको ग्राउंड जो है वो नजर, या फिर कोर्ट जो है वो नजर आता है। इस तरह कोर्ट नजर आता है। सबसे प्रमुख यहाँ पर जो जानकारियां हैं, सबसे प्रमुख यहाँ पर जो जानकारी हैं उनमें ये है, एक तो 78 मीटर, 78 फीट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल जो चौड़ाई है, कुल जो चौड़ाई है वो 27
सिंगल्स के लिए, सिंगल्स के लिए 27 और 78। अगर बात करें सिंगल्स के लिए 78 फीट और 27 फीट। अब फीट के अंदर आप ज्यादातर जो ग्राउंड देखेंगे वो आप मीटर में देखते हैं, यार्ड्स में देखते हैं, फीट में आप बहुत कम ग्राउंड देखते हैं। हाँ, बैडमिंटन आप देख लेते हैं, आप टेनिस देखते हैं, तो इनके संबंध में आपने ध्यान रखना है 78 और 27 ये तो है सिंगल्स के लिए। बात करें डबल्स की तो 78 और 36 फीट, 78 और 36 फीट ये हो जाएगा, 78 और 36 फीट यहाँ पर ये हो जाएगा, 78 और 36 फीट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों की दोनों जो साइड लाइंस हैं वो 4-6 है, 4-6, तो ये दोनों प्लस होकर कितने हो जाएंगे, 9 प्लस हो जाएंगे। यानी कि 1 फीट के अंदर 12 इंच है, तो ये 12 इंच एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 1 फीट और 4 और 4 8 और 8 9, ये कुल कितने हो जाएंगे, 9 फीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो 78 इंटू 27, 78 इंटू 27 और यहाँ पर 78 इंटू 36 हो जाएगा। तो इसमें 9 प्लस करने पर ये डबल्स का ग्राउंड बन जाएगा, डबल्स का ग्राउंड बन जाएगा। पोस्ट 3 फीट 6 इंच, सेंटर नेट से नेट सेंटर में कितनी ऊंचाई होगी, 3 फीट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेट की ऊंचाई यहाँ पर कितनी रहेगी, नेट की ऊंचाई यहाँ पर कितनी रहेगी, 3 फीट रहेगी। नेट की साइड में ऊंचाई क्या रहेगी, देखिए यहाँ पर ये आप मेजरमेंट देख रहे हैं, यहाँ ये मेजरमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेट के लिए जो पोस्ट लगेगा, एक पोस्ट यहाँ लगेगा, एक पोस्ट यहाँ लगेगा, साइड में दूरी अलग होगी और बीच में दूरी अलग होगी, या फिर बीच में ऊंचाई अलग होगी। साइड में ऊंचाई अलग होगी और बीच में ऊंचाई जो है वो अलग होगी। दोनों तरफ यहाँ पर क्योंकि बहुत बीच में बंधा हुआ नहीं है, तो साइड में थोड़ी सी ऊंचाई ज्यादा होगी और बीच में आने पर थोड़ा सा वो नीचे हो जाएगा। तो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर कितनी ऊंचाई है, 3 फीट। यहाँ पर कितनी ऊंचाई है, 3 फीट यहाँ पर ऊंचाई रहेगी। यहाँ पर ऊंचाई क्या रहेगी, अब यहाँ पर आप देखें ये बीच सेंटर लाइन है आपकी, ये क्या है, सेंटर लाइन है। यहाँ पर ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेट आपका लगा हुआ है, और यहाँ पर ये बिल्कुल जो अंतिम भाग की है इसको बेस लाइन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, बेस लाइन कहेंगे। बेस लाइन से बेस लाइन के मध्य जो दूरी है वो 78 फीट की है, 78 फीट की है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो साइड लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, साइड लाइंस देख रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, सर्विस लाइन, इसको क्या कहेंगे, सर्विस लाइन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सर्विस लाइन कहेंगे, और इसको सेंटर सर्विस लाइन कहेंगे। इस लाइन को क्या कहेंगे, सेंटर सर्विस लाइन कहेंगे। और ग्राउंड की जो चौड़ाई है, जब सिंगल्स खेलेंगे तो ये दोनों की दोनों जो दूरियां हैं, ये दोनों की दोनों जो लॉबी है वो हट जाएंगी। डबल्स के अंदर ये दोनों की दोनों काउंट होंगी, डबल्स के अंदर ये दोनों की दोनों काउंट होंगी। इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है 4 फीट 6 इंच है। जब हमने इसको बैडमिंटन में पढ़ा था तो बैडमिंटन में ये कितना था, ये लॉबी कितनी थी, 46 सेंटीमीटर थी, 46 सेंटीमीटर थी। और पीछे की तरफ जो लॉबी थी वो 76 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर आपने 46 सेम का सेम है, 4-6 सेम का सेम है, ये 46 सेंटीमीटर है, ये 4 फीट 6 इंच है, 4 फीट 6 इंच है। दोनों के अंदर इस तरह से आप याद कर लिए, को 40 सेंटीमीटर बैडमिंटन में याद करना, और इसको 4 फीट 6 इंच आप याद करना, इसको 4 फीट 6 इंच आप याद कर सकते हैं। चलिए, सर्विस कोर्ट चौड़ाई 13 फीट 6 इंच, 13 फीट, सर्विस कोर्ट की चौड़ाई कितनी है, 13 फीट 6 इंच। तेरह फीट 6 इंच। सर्विस लाइन से मध्य लाइन कितनी हो जाएगी, 21 फीट। सर्विस लाइन से मध्य लाइन कितनी हो जाएगी, सर्विस लाइन से मध्य लाइन यहां से लेकर यहां तक 21 फीट हो जाएगी, 21 फीट हो जाएगी। साइड लाइन से पोस्ट की दूरी कितनी होगी, 3 फीट, यानी कि पोस्ट जो है वो साइड लाइन से 3 फीट दूरी पर लगा होगा बाहर की तरफ। कुल नेट की लंबाई कितनी है, 42 फीट। नेट की कुल लंबाई कितनी है, 42 फीट है। नेट की कुल लंबाई कितनी है, 42 फीट। नेट की ऊंचाई 3 फीट या फिर 0.914 मीटर, 0.914 मीटर होगी। पोस्ट की ऊंचाई कितनी है, पोस्ट यानी कि जो पोस्ट लगे होंगे उसकी ऊंचाई कितनी है, 3.5 फीट ऊंचाई रहेगी। साइड में जो पोस्ट लगी है उनकी 3.5 फीट ऊंचाई है, और बीच में आते आते ये हाइट कितनी रह जाएगी, 3 फीट रह जाएगी। तो ये 3 फीट आपने ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 फीट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब सारी की सारी आपने याद नहीं करनी है, आपने सिंगल्स के लिए और डबल्स के लिए एक तो आपने ये याद करना है, और दूसरा आपने ये 3 फीट याद रखना है। महत्वपूर्ण तो ये ज्यादा है, ये और ये सिर्फ 3 चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अन्य
जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको याद होते चले जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर में आपको नेट की हाइट पता रखनी है और ग्राउंड की कुल मेजरमेंट ध्यान रखनी है, यानी कि ग्राउंड की कुल डायमेंशन कितनी है, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, लंबाई और चौड़ाई मैदान की आपने ध्यान रखनी है और नेट की ऊंचाई ध्यान रखनी है। एक बार ये 3 मेजरमेंट आप ध्यान रख लीजिए, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो साथ एक हर बार में एक नई एक नई एक नई इस तरह से मेजरमेंट याद करते हुए जाइए। पहली बार में सारी की सारी याद करने का प्रयास आप नहीं करेंगे। रैकेट के बारे में बात करते हैं। टेनिस रैकेट की लंबाई 73.7 सेंटीमीटर या फिर 29 इंच और चौड़ाई 12.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि अधिकतम है 29 इंच और 12.5 इंच जो है वो अधिकतम है। टेनिस बॉल रंग पीला या सफेद होना चाहिए, हालांकि अधिकांश गेंद पीली होती है। वजन कितना है, इसके वजन के संबंध में भी आपने ध्यान रखना है। 56 से 59.4 ग्राम, 56 से 59.4 ग्राम, ये 59.4 ग्राम है, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। तो 56 से 59.4 ग्राम ध्यान रखना, एग्जामिनर इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगा। ये 59.4 को याद रखना, 59.4 को याद रखना, 56 से 59.4 को याद आपने रखना है। बॉल के वजन के बारे में, व्यास कितना होगा, 6.54 सेंटीमीटर से लेकर 6.86 सेंटीमीटर, 6.54 से लेकर 6.86 सेंटीमीटर इसका व्यास होगा। और रैकेट के अधिकतम 29 इंच और 12.5 ध्यान रखना, लंबाई जो है वो 29 इंच और चौड़ाई जो है वो 12.5 इंच अधिकतम आपने ध्यान रखनी है। और टेनिस बॉल को भी आपने ध्यान रखना है, इसका वजन कितना होता है। स्कोरिंग सिस्टम की बात करें, अगर स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो लव, यहां पर लव क्या है, लव का मतलब होगा जीरो, लव का मतलब है जीरो, लव ऑल या फिर जीरो ऑल, दोनों खिलाड़ियों के जीरो अंक। लव शब्द जो है इसका प्रयोग होता है जीरो को दर्शाने के लिए, जब जीरो अंक है तो उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। एक पॉइंट होने पर 15 हो जाएंगे, यानी कि 15, 30, 40 इस तरह से चलता है। एक पॉइंट होने पर या फिर एक बार रैली चली और एक का पॉइंट आया तो वो 15 काउंट होगा। दूसरा पॉइंट आने पर 30 स्कोर काउंट होगा। फिर कैसे लिखा जाएगा, 0-15, 0-30, 0-40, इस तरह से ये लिखा जाएगा। और चौथा पॉइंट आते ही क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट आते ही गेम खत्म हो जाएगा। और एक गेम, अब इसमें क्या होगा कि एक गेम होगा और एक गेम फिर एक सेट बनेगा, एक सेट जो है वो कई पॉइंट का होगा, कई गेम का एक सेट बनेगा और फिर 4 या 5 सेट मिलकर, 5 सेट मिलकर एक मैच बनाएंगे। ध्यान रखना है, पहले सबसे बड़ा क्या है, मैच है, मैच के अंदर क्या है, सेट है, सेट के अंदर क्या है, गेम है, सेट के अंदर क्या है, गेम है, और गेम के अंदर क्या है, पॉइंट है। इस तरह से ये सारा का सारा सिस्टम चलेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। तो एक पॉइंट होने पर 15 लिखेंगे, 2 पॉइंट होने पर 30, 3 पॉइंट होने पर 40 और 4 पॉइंट होने पर गेम खत्म हो जाएगा या फिर एक के हिस्से में ये गेम आ जाएगा, अगर ड्यूस ना हो तो। अगर मैच ड्यूस होता है अर्थात दोनों खिलाड़ी 40-40 अंक पर पहुंच जाते हैं, तो ड्यूस के बाद अब यहाँ पर 40 ये नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 40 का मतलब 4 है, 15, 40 का मतलब यहाँ पर 3 है, 15, 30, 40। तो जैसे दोनों 40-40 पर आगे ड्यूस हो जाएगा, फिर एडवांटेज लेकर व्यक्ति को जीतना पड़ेगा। ड्यूस के बाद अगर सर्वर पॉइंट जीतता है तो एडवांटेज इन, अगर रिसीवर पॉइंट जीता है तो एडवांटेज आउट। एक मैच में सेट कितने होंगे, पुरुषों के 5 सेट होंगे और महिलाओं के 3 सेट होंगे, और महिलाओं के कितने होंगे, 3 सेट होंगे। तो ये चलेगा किस तरह से खेल भाई, मैच के अंदर क्या होंगे, सेट होंगे, और सेट के अंदर क्या होंगे, सेट के अंदर क्या होंगे, गेम, और गेम के अंदर क्या होंगे, अंक होंगे। यानी कि आप अंक अर्जित करोगे और अंक अर्जित करके गेम जीतोगे, कुछ गेम जीतने पर एक सेट जीतोगे और 5 सेट में से 3 जीतने पर आप मैच जीतेंगे। तो एक मैच में सेट कितने होंगे, पुरुषों के लिए 5 होते हैं और महिलाओं के लिए 3 होते हैं। कई टूर्नामेंट ऐसे भी जहां पर 7-7 सेट भी होते हैं। तो यहां भी आप बेस्ट ऑफ 5 में से अगर 3 जीत जाते हैं, पहले 3 जीत गए तो मैच वहीं खत्म हो जाता है, इसी तरह से 3 में से पहले 2 जीत गए तो मैच वहीं खत्म हो जाता है। तो ये स्कोरिंग सिस्टम थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रतियोगिता, पैन पैसिफिक ट्रॉफी, चाइना ओपन, हॉपमैन कप, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कप, गफ्फार कप, डेविस कप। इस डेविस कप को थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा अगले स्लाइड पर की गई है। यूथांट कप या फिर एड्स वेस्टर्न कप, कुछ कप हैं, इनको ध्यान रखना। खूब सारे कप हैं वैसे तो, लेकिन महत्वपूर्ण कप जो है उनको एक बार अलग कर लीजिएगा। प्रमुख खिलाड़ी, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, किम क्लाइस्टर्न, विक्टोरिया अजारके, जोकोविक, स्टेफी ग्राफ, पीट सप्रास, सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स,
मारिया शारापोवा, सानिया मिर्जा, रोहन बोपाना, खूब सारे खिलाड़ी हैं, खूब सारे खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी या फिर विदेशी खिलाड़ी, जो भी हैं खूब सारे खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों के संबंध में अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होगा कि कौन सा खिलाड़ी टेनिस का है। भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस। मूलभूत कौशल या फिर शब्दावलियां कौन कौन सी है? पासिंग शॉट, बेस लाइन, ड्यूस, फॉल्ट। फॉल्ट है कि जब आप सर्विस में गड़बड़ कर दें या फिर गेम के नियमों का उल्लंघन कर दें तो फॉल्ट होगा। डबल फॉल्ट है, सर्विस में होगा, जब 2 बार लगातार आपकी सर्विस जो है वो नेट में अटक जाए या फिर 2 बार आप गलत सर्विस कर देते हैं, डबल फॉल्ट। किल, जब आप पॉइंट लेते हैं, रैली को खत्म करते हैं तो किल होगा। लेट, सेम जो आप कहिए किसी गलती नहीं है, लेट का मतलब दोबारा शुरुआत होगी। एस, ऐसी ऐसी सर्व जो उठाई नहीं जा सके, परफेक्ट सर्व जो है क्या कहेंगे? एस कहेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। लव अभी बात करके हैं, जीरो को डिनोट करने के लिए लव होगा। सेट पॉइंट, जहां से आप सेट जीते हैं, यानी कि आप गेम खेलते हुए आ रहे हैं और लास्ट गेम है जहां पर जो आप पॉइंट जीते हैं तो आप सेट जीत सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सेट पॉइंट कहेंगे। फ्लैट सर्व, बिल्कुल एकदम फ्लैट जाती हुई सर्व होगी। फिर स्लाइस सर्व होगी, चॉप होगी, वॉली है। फिर एक शब्द है बगेल, 6-0 से मैच जीतना। 6-0 से मैच जब जीतते हैं आप, उसको क्या कहें? यानी कि सारे के सारे सेट आपने जीत लिए। फिर सर्विस ब्रेक। तो ये मूलभूत कौशल आपने ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब रैली यहाँ भी है, रैली बैडमिंटन में भी है, टेबल टेनिस में भी है, लेकिन एग्जामिनर आपको सभी साथ नहीं देगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो एस, इसको भी ध्यान रखना है, लव को ध्यान रखना है, रैली ध्यान रखना है, लेट ध्यान रखना है। डबल फोल्ट यहाँ पर थोड़ा महत्वपूर्ण है, डबल फोल्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है, डबल फोल्ट को ध्यान रखना, डबल फोल्ट को आपने ध्यान रखना है। वोली यहाँ भी है, वोली बैडमिंटन में भी है, वॉलीबॉल में भी है वोली। बगेल एक आपने ध्यान रखना है। ये कुछ जो नए शब्द हैं जो सिर्फ यहीं पाए जाएंगे, उनके संबंध में आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। डेविस कप के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। डेविस कप टेनिस से संबंध रखता है, एक प्रश्न तो ये बहुत बार पूछा जाता है, डेविस कप। डेविस कप का संबंध किसके? टेनिस के साथ है। कब इसकी स्थापना हुई? 1900 में। 1900 में 125 साल पुराना टूर्नामेंट है, 125 साल पुराना टूर्नामेंट है। व्हाइट एफ डेविस ने इसकी क्या की स्थापना? व्हाइट एफ डेविस ने इस टूर्नामेंट की क्या की है? स्थापना की है। नंबर ऑफ टीम्स 155 2023 में। और मोस्ट रिसेंट चैंपियन कौन है? इटली है। और सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? यूनाइटेड स्टेट जीता है। यहाँ पर आप ट्रॉफी देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन जीता है? अमेरिका 32 बार जीता है। और हाल फिलहाल अभी जो पीछे टूर्नामेंट हुआ वो कौन जीता है? इटली जीता है। वो कौन जीता है? इटली जीता है। टेनिस के प्रसिद्ध खेल स्थल रोनाल्ड गैरोज, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो चल रहा है, फ्रेंच ओपन का आयोजन स्थल कौन सा है? रोनाल्ड गैरोस है। सैन डिएगो कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ पर इनके कुछ मैदान भी ध्यान रखना। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग किसको कहा जाता है? अब ये मैदान नहीं है, मैदान यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, 2 ही आयोजन स्थल यहाँ पर लिखे गए हैं। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग है गेंद को हिट करते समय खिलाड़ियों द्वारा किया गया शोर। जब गेंद को आप हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो जो शोर कर रहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ग्रंटिंग कहा जाता है। फिर एक शब्द है टैग, टैग, टैग पन्नर, रैकेट के अंदर लगने वाला रबड़ या फिर उपकरण है। सबसे अधिक बार ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं, जिन्होंने लगातार 1992 से लेकर 2016 तक ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। 1992 से लेकर 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, तो लगातार इन्होंने 7 ओलंपिक में भाग लिया है। और 1996 के अटलांटा ओलंपिक, जिनको गोल्डन ओलंपिक भी कहा जाता है, 100 वर्ष पूरे हो रहे थे वहां पर मॉडर्न ओलंपिक या फिर आधुनिक ओलंपिक को, वहां पर इन्होंने कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो इसी के साथ हमारा आज की जो टेनिस की जो क्लास है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। टेनिस की क्लास में अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटेंट इनमें नहीं है, बहुत ज़्यादा मटेरियल इनमें नहीं है। अब पढ़ने को देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, यहाँ वहाँ से गूगल से ढूंढकर, ऑफिशियल वेबसाइट से ढूंढकर खूब सारे नियम लाए जा सकते हैं, खूब सारी शब्दावलियाँ लाई जा सकती है, खूब सारे तथ्य लाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत फेमस खेल है, खूब सारे यहाँ पर तथ्य लाए जा सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान रखना है यहाँ पर केवल उन्हीं तथ्यों को आपने जगह देनी है जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है। अनावश्यक रूप में गेम को बड़ा नहीं कर देना है कि जानकारी आपको मिल रही है, वो जानकारी आप
याद करो तो बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। सिर्फ इंपॉर्टेंट जो जानकारी है उनको आप पढ़िए, जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं उन्हीं जानकारियों पर अपना ध्यान जो केंद्रित कीजिए, क्योंकि 15-16 गेम है और हर गेम को अगर बारीकी से पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे अंक जो है वो दूसरे यूनिट्स में गवा देंगे और यहाँ आप कंफ्यूजन की वजह से गवा देंगे, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा समय देंगे इसलिए दूसरी यूनिट में आप कच्चे रह जाएंगे थोड़ा। तो ध्यान रखना है आपने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत जो काम की चीजें हैं उन्हीं के ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है। अगर आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप तैयारी के लिए एक ऐसा मंच ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको सब चीज मिल जाए, तो तैयारी कर लो, आपके लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड कीजिए, आप इन कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, और अभी 10-15 दिन में हमारी पुस्तक आने वाली है तो पुस्तक भी आप ले सकते हैं। यानी कि एक प्लेटफॉर्म जहां पर आप 0 से लेकर 100 तक की जो तैयारी है वो हमारे साथ कर पाएंगे। तो आप तैयारी कर लो के साथ जुड़कर अपने जो शारीरिक शिक्षक बनने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ, महत्वपूर्ण ये कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव के दोस्त, अपने लाइब्रेरी के दोस्त, अपने कॉलेज के दोस्त, जिनके बारे में आप थोड़ा ख्याल करते हैं और आपको लगता है कि उनको इन क्लासेस से फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इन क्लासेस को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये हमारे काम के प्रति आप जो इज्जत रखते हैं, या फिर आपको अगर अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, हमारे हौसला अफजाई करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि आप इन क्लासेस को शेयर आगे कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह से निरंतर आप साथ बने रहिए और निरंतर सहयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।